गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मार्टिन कैप्लिन के व्यवस्था सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि कैसे मार्टिन कैप्लिन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यवस्था सिद्धांत के दृष्टिकोण के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के 6 मॉडल्स की कल्पना की या बताई है, जिसमें सर्वप्रथम शक्ति संतुलन व्यवस्था को हमने जैसा पढ़ा कि किस प्रकार शक्ति संतुलन में विभिन्न राष्ट्रों के बीच संतुलन स्थापित करने के विभिन्न नियम काम करते हैं और उसके आधार पर राष्ट्र एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और लेकिन मार्टिन कैप्लिन के अनुसार शक्ति संतुलन की व्यवस्था परिवर्तित होकर द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाती है। तो इस द्विध्रुवीय व्यवस्था को मार्टिन कैप्लिन ने दो रूपों में बताया है। तो दूसरी अवस्था है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की या दूसरी व्यवस्था है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था व्यवहार में स्थापित नहीं हो पाती है, तो और उसके स्थान पर मतलब लंबे समय तक वो टिक नहीं पाती है। उसके स्थान पर विश्व राजनीति में अस्थिरता आने के रहने के बाद एक शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था अस्तित्व में आई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शक्ति संतुलन की व्यवस्था जो स्थापित की गई थी विभिन्न महाशक्तियों के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो वो धीरे धीरे शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें 2 महाशक्तियाँ जो होती है महाशक्तियाँ होती है और उसके चारों ओर छोटी छोटी शक्तियाँ होती है। इसको हमने कल पढ़ा था, लेकिन हम फिर से पढ़ रहे हैं बच्चों। तो इसमें कुछ लघु शक्तियाँ होती है, निर्गुट राज्यों का एक समूह भी होता है, और जिसमें निर्गुट राज्यों का एक गुट जो होता है वो 2 बड़ी शक्तियों को शिथिल बनाए रखता है। तो इस व्यवस्था में शक्ति संतुलन व्यवस्था के कई भिन्न अर्थों में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि शक्ति संतुलन में संतुलन की भूमिका मुख्यतः विभिन्न राष्ट्रों को एक करने की होती है और बड़े राष्ट्र उसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसमें जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र होते हैं वह मुख्य एक संतुलनकर्ता की भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिथिल द्विध्रुवीय जो व्यवस्था होती है उसमें बड़ी महाशक्तियाँ जो होती हैं उनकी शक्तियों को संतुलित रखने के लिए तीसरी शक्ति, जिसको हम निर्गुट राष्ट्र कह सकते हैं, एक और शक्ति जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, वो उनमें एक उनके शक्ति को शिथिल करने की भूमिका निभाते हैं। तो ये शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में अस्थायित्व रहता है। शक्ति संतुलन वाली जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विपरीत इस व्यवस्था में जो भूमिका का जो वेरिएशन होता है राष्ट्रों में, वो काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। और यदि किसी भूमिका का निर्वाह दूसरी भूमिका को नज़रअंदाज करके अगर राष्ट्र करते हैं, तो ये व्यवस्था रूपांतरित हो जाती है दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में, जिसमें एक गुट का कर्ता दूसरे गुट के कर्ता को समाप्त कर देता है। तो यह व्यवस्था एक पद सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रकार हम देखें तो विश्वव्यापी जो व्यवस्था है उसमें जो कर्ता है जो बड़े राष्ट्र होते हैं वो अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, और इस प्रकार व्यवस्था एक विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में रूपांतरित हो जाती है, जिसको मार्टिन कैप्लिन ने दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था कहकर बुलाया है। तो दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था एक तरह से शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था का एक रूपांतरित रूप है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें गैर गुटीय जो निर्गुट राष्ट्र होते हैं और उसके जो समर्थक होते हैं वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं। और इस व्यवस्था में स्थायित्व के लिए जो 2 गुट है जो महाशक्तियाँ हैं वो परस्पर शक्तिशाली हो जाती है। तो इस व्यवस्था में मध्यस्थता के जो भूमिका होती है, जो मध्यस्थता की जो भूमिका होती है, जो ऊपर वाली व्यवस्था में जो निर्गुट राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र संघ निभाते हैं, उस भूमिका का अभाव होता है, जिसके कारण राष्ट्रों के बीच जो महाशक्तियाँ हैं 2, उनके बीच तनाव के बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए इसमें दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में भी स्थायित्व का अभाव रहता है, क्योंकि इसमें तनाव और संघर्ष विवाद ज़्यादा रहते हैं। तो चौथी व्यवस्था है विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में
जो राष्ट्रों की आवश्यकताएं होती है उनके विस्तार से वो बनती है। और इसमें विश्वव्यापी जो कर्ता होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो इतना शक्तिशाली होता है कि वो राष्ट्रीय कर्ताओं के बीच होने वाले युद्ध को रोक सके, तो इस प्रकार की भूमिका एक महत्वपूर्ण बन जाती है। और इस प्रकार इस व्यवस्था में हम देखें तो विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक जो कर्ता होते हैं और गैर गुटीय जो कर्ता होते हैं उनका प्रभाव रहता है ज़्यादा, और राष्ट्रीय कर्ता जो होते हैं उनका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण रहता है और वे अपनी अधिकतम शक्ति का या अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय कार्यकर्ता जो होते हैं इनका उद्देश्य होता है एक विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे के भीतर ही अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का यह प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को विश्वव्यापी व्यवस्था के आगे ये लोग गौण मानते, थोड़ा सा गौण हो जाते हैं और सब कर्ता अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए थोड़ा सा यहाँ पर विश्व की शांति के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। और विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष है, जो विवाद है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के या नियमों के अनुसार सुलझाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था के समान होती है, किंतु यह उपव्यवस्था एक परिसंघ टाइप की होती है, अर्थात कि इसमें जो विभिन्न राष्ट्र होते हैं उनके भूभाग के आधार पर यह संचालित होती है, न कि मनुष्य सब मिलकर उसको संचालित करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में उतना प्रभाव या उतनी शक्ति नहीं होती है कि जिससे यह विश्वव्यापी व्यवस्था स्थायी बन सके। तो इस प्रकार इस व्यवस्था में अगर स्थायित्व लाना है तो वो इस तथ्य पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि इसकी क्षमता और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की क्षमता, मतलब जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता है, जो बड़ी शक्तियाँ हैं, उसकी शक्ति और विश्वव्यापी व्यवस्था की जो शक्ति है उसमें सही बैलेंस होना चाहिए, तभी यह व्यवस्था जो है वह स्थायी रह सकती है। पांचवी जो व्यवस्था डेविड स्टर्न ने बताई है वो है सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। सोपानीय व्यवस्था को भी उसने एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था माना है और इसमें संगठन के जो भौगोलिक तत्व है उसकी अपेक्षा प्रक्रियात्मक तत्व अधिक मजबूत होते हैं। इस व्यवस्था में हम देखें तो विश्वव्यापी जो कर्ता होते हैं वो प्राय सारे विश्व को अपने प्रभाव में ले लेते हैं और केवल एक राष्ट्र उसमें बाहर रहता है जो प्रभावित करता है। और यह सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निर्देशात्मक भी हो सकती है और गैर निर्देशात्मक भी हो सकती है। यदि यह किसी निरंकुश राज्य, जैसे उस समय जर्मनी और इटली थे, उन जैसे राष्ट्रों को किसी भी राष्ट्रीयकर्ता द्वारा की गई मतलब इस व्यवस्था में जर्मनी जैसा जो राष्ट्रीयकर्ता है उस कर्ता का जो एक विश्व विजय का जो एक जो एक ख्वाब था उसमें यह निर्देशात्मक होती है। और यदि प्रजातांत्रिक नियमों के अंतर्गत चलने वाले जो राज्य है तो उनके लिए यह गैर निर्देशात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखें कि इस व्यवस्था में एकीकरण अधिक होने के कारण यह व्यवस्था भी काफ़ी स्थायी होती है। एकीकरण मतलब कि जहाँ पर निरंकुश राज्य है वो राष्ट्रीयकर्ता के रूप में अपनी शक्तियों का संकलन करता है और प्रजातांत्रिक देश हैं तो वो विभिन्न प्रचलित नियमों के आधार पे अपनी शक्तियों का संकलन करते हैं। तो इससे इस व्यवस्था में स्थायित्व देखने को मिलता है। छठी व्यवस्था जो मार्टिन कैपलन ने बताई है वह इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मतलब होता है कि हर राज्य के पास अपने विरोधी को नष्ट करने की या उसको दबाने की या उसको रोकने की क्षमता होती है। इसमें जो सभी कर्ता होते हैं वो लगभग समान रूप से शक्तिशाली होते हैं और यदि एक कर्ता या एक राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण करके अगर विजयी बनना चाहता है तो उससे वह नष्ट कर सकता है। और इस व्यवस्था में जो सभी कर्ता होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति के संचय का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो यह व्यवस्था शक्ति पर, धमकी पर और बल पर आधारित होती है। इसलिए इस व्यवस्था में भी हमें तनाव, संघर्ष और विवाद अधिक देखने को मिलते हैं। इस इकाई वीटो व्यवस्था में भी स्थायित्व तभी आ सकता है जब सारे कर्ता जो है वो सामने वाले राष्ट्र की धमकियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, मतलब कि वह भी उतने ही शक्तिशाली होने चाहिए। तो
लेकिन तभी इसमें स्थायित्व आता है कि जब कर्ता सामने मुकाबला करने के लिए तैयार हो और इसमें स्वयं को भी ख़त्म करने का या नष्ट करने का खतरा रहता है। और ऐसी व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जबकि सब कर्ताओं के पास इस तरह के हथियार, मतलब परमाणु हथियार वगैरह या समान रूप से शक्तिशाली हथियार होने चाहिए, जिससे कि प्रत्येक कर्ता सामने वाले कर्ता को या राष्ट्र को समाप्त करने में समर्थ हो सके। तो इस प्रकार मार्टिन कैप्लन ने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के जो विभिन्न मॉडल्स बताए हैं उसमें एक निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि समस्त व्यवस्थाओं में स्थायित्व होना ज़रूरी है। और स्थायित्व के लिए मार्टिन कैप्लन ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है, कुछ नियम बताए हैं ताकि हर एक मॉडल में, हर एक व्यवस्था में कुछ स्थायित्व बना रहे, ताकि राष्ट्र जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच में शक्ति संतुलन बना रहे। तो यहाँ पर मार्टिन कैप्लन के इस व्यवस्था विश्लेषण में हम देखें तो शक्ति का भी हर एक व्यवस्था में मार्टिन कैप्लन ने विश्लेषण किया है कि किस प्रकार शक्ति पर आधारित जो व्यवस्थाएं हैं उसमें राष्ट्र एक दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं और वह किस प्रकार अपनी शक्तियों को बढ़ाने का, अपनी क्षमता को, अपने प्रभाव को बढ़ाने का राष्ट्र प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार मार्टिन कैप्लन की जो व्यवस्था सिद्धांत है उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना अत्यधिक हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों के द्वारा। मार्टिन कैप्लन के व्यवस्था सिद्धांत की काफ़ी आलोचना हुई है क्योंकि इसमें कई बुराइयां हैं। सबसे बड़ा कि इसमें शक्ति तत्व पर अधिक बल दिया गया है और जो विभिन्न मॉडल मार्टिन कैप्लन ने बताए हैं उनमें काफ़ी विरोधाभास है या उनमें कोई ज़्यादा वो तालमेल नहीं है, या जो 6 मॉडल्स जो मार्टिन कैप्लन ने बताए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों पर भी सही या फिट नहीं बैठते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं मार्टिन कैप्लन ने बताई है उसको थोड़ा सा उसमें कुछ कमियां हैं जिसको हम बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।